नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन हम आपके लिए लेकर आएंगे, स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ रहेगा? सोने चांदी पर तो बातचीत करेंगे ही, प्राइसेस पर आउटलुक लेंगे, लेकिन कच्चे तेल की चाल को समझने की हमारी कोशिश रहेगी। ये जानेंगे कि अब कच्चा तेल किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या फंडामेंटल्स हैं, भाव को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल के बाद पाम की, कि पाम तेल अब खास नहीं रहा है। क्या है पूरी खबर, इस पर हम बातचीत करेंगे आगे शो में भी। हमारे साथ इस शो में बातचीत करने के लिए कच्चे तेल पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ आज के कुछ एक्सपर्ट्स रहेंगे जिनसे हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। लेकिन एक बार प्राइसेस आपके सामने लेकर आते हैं और देखते हैं कच्चे तेल में क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। ब्रेंट का भाव लेकर आते हैं और साथ ही साथ लेकर आते हैं MCX पर क्या कारोबार देखने को मिल रहा है। एक बार नजर डालेंगे ब्रेंट के भाव, कच्चे तेल के भाव को। तो घरेलू बाजार में 1% नीचे प्राइसेस ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 5348 के लेवल्स पर हैं। साथ ही अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखेंगे तो ब्रेंट $65 पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 1% के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से किस डायरेक्शन में प्राइसेस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। 64 साढ़े 64 के आसपास ब्रेंट कारोबार कर रहा है। जो हमने गिरावट देखी भी है वो US चाइना ट्रेड होने की संभावनाओं के बीच में ये प्राइस एक्शन आते हुए देखा है। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तनेजा जी, आपसे समझना चाहेंगे एग्जिस्टिंग न्यूज फ्लो को, उसके लाइकली इम्पैक्ट को कच्चे तेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने देखा प्राइसेस थोड़ा सा एज ऑफ हुए प्रीवियस सेशन में। आज के सेशन में भी थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। जो पोटेंशियल ट्रूस की एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हुई हैं US और चाइना के बीच में, आप कैसे देखते हैं, क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, जैसा बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो थोड़ा सा जो ऐसा लग रहा है कि जो है थोड़ा बर्फ पिघल रही है, थोड़े इनके संबंधों में सुधार आ रहा है। और दूसरी तरफ भारत को लेकर भी अमेरिका का जो अड़ियल रवैया था उसमें भी थोड़ी सी नरमी नजर आ रही है और लगता है कि शायद ट्रेड डील होगी। तो कुल मिलाकर के इससे, और दूसरी तरफ गाजा जो है वहाँ थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन है, लेकिन लग रहा है कि वो फिर भी अभी काबू के अंदर है। और रूस और अमेरिका का खासतौर से यूक्रेन को लेकर के तनाव है, लेकिन वो कोई बड़ा ऐसा स्तर नहीं ले रहा है। तो मुझे लगता है ये सब पहलुओं को जब हम देखते हैं, दूसरी डिमांड में कोई ऐसी खास बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है और सप्लाई में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो हम तेल की कीमत आज देख रहे हैं, अभी भी इसमें $3 का प्रीमियम है। आप उसे जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बोल रहे हैं, एंग्जाइटी प्रीमियम बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रीमियम है, क्योंकि कीमत जो अभी डिमांड सप्लाई और पूरी लैंडस्केप को देखते हुए $62 से ऊपर होनी नहीं चाहिए। तो अभी ये प्रीमियम है, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी थोड़ा सा कीमत और नीचे जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्रिगर या फैक्टर ना आ जाए तो कीमत जो है वो 62 के आसपास जानी चाहिए। और अगर आप देखते हैं थोड़ा ऐसा नजरिया लेके चलते हैं आने वाले 3-1 महीने का, और विंटर कोई बहुत जबरदस्त हो जाए, बहुत डिसरप्शन विंटर्स हो, वो एक अलग बात होगी। वरना जो है वो 62 से लेकर के 67-68, 62 से $68 पर बैरल ब्रेंट जो है इस रेंज में रहना चाहिए। ओके अच्छा तनेजा जी, फिर भाव को लेकर अब यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर चलें? क्या लाइकली रेंज नियर टर्म में रह सकती है? क्योंकि US चाइना के साथ साथ जो डिमांड सप्लाई की सिनेरियो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका हमने अब तक इम्पैक्ट देखा है पिछले 2 सालों में स्पेशली। अब प्राइस रेंज नियर टर्म में आपके हिसाब से क्या रह सकती है कच्चे तेल की? देखिए, जो प्राइस में अगर सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं होता, जो बड़ा फैक्टर है वो चाइना और इंडिया होते हैं आज की तारीख में। इंक्रीमेंटल ग्रोथ तो सबसे ज्यादा भारत से ही हो रही है। अच्छा, और जो चाइना भी बहुत ले रहा है, लेकिन वो उसको स्टोर कर रहा है, स्टोर करके रिफाइन करके प्रोडक्ट बना करके बेच रहा है। और खासतौर से अभी जब से भारत के ऊपर जो थोड़ा अमेरिका जो प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है, और भारत हो सकता है कि कुल मिलाकर रिकैलिब्रेट करे और तेल का आयात रूस से थोड़ा कम हो जाए, खत्म तो नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाए, पर वो तेल फिर चाइना जाएगा और चाइना उसको स्टोर भी करेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचेगा भी, उसमें ट्रेडिंग भी करेगा। चाइनीज एंटिटी दुबई सिंगापुर से ट्रेडिंग भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के तेल की तो कमी होने वाली है नहीं, हालांकि भारत हो सकता है रशिया से कम ले। तो ऐसे हालात के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो कीमत है वो दबाव में ही रहने वाली है और जो एक्चुअल कीमत है उस तरफ वो जाएगा। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कुल मिलाकर के अमरीकी सरकार, चूंकि अमरीकी सरकार इलेक्शन मोड में जा चुकी है, हमारे संसद के चुनाव आने वाले हैं, तो उनकी पूरी कोशिश है कि तेल को $60 से नीचे लेकर के जाया जाए। हालांकि उन्होंने रूसी एंटिटीज पे सैंक्शंस लगाई हैं, लेकिन उसके बावजूद
वो चाहते हैं कि तेल $60 से नीचे जाए, क्योंकि उनके वोटर और उनकी अर्थव्यवस्था के लिए वो ज़रूरी है, खासतौर से इलेक्शन के माहौल में। तो मुझे लगता है ये सब फैक्टर को देखते हुए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं, और जो अगर आप जो है वो इस रेंज को लेकर चलते हैं और इसी में प्ले करते हैं, या इस हिसाब से जो अपनी प्लानिंग करते हैं 62 से लेकर $68 तो मुझे लगता है आने वाले 3-4 महीने में तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कुल मिलाकर के 1.5 साल 2 साल बाद तेल की कीमतें ज़ाहिर है ऊपर जानी ही जानी है ना? लेकिन ये है कि अभी जो है नियर टर्म, बहुत नियर टर्म में आप देखते हैं तो 62 और $68 मुझे नज़र आती है कीमत। ओके अच्छा, एक फाइनल कमेंट और तनेजा जी, और वो है फेड रेट कट के स्टांस को लेकर जो कट आया, और उसके साथ साथ जो इंडिकेशन फेड की तरफ से मिला है कि शायद ये लास्ट कट ऑफ द ईयर हो सकता है। क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी है फेड के स्टांस को लेकर, अगर यहाँ से अगले साल तक का आउटलुक लेकर चले, कंसीडरिंग जिस तरीके के भी इकोनॉमिक हालात अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं, और उसकी प्राइस सेंसिटिविटी कच्चे तेल पर आप क्या देखते हैं? नहीं, अच्छा आपने देखिए प्रश्न किया। मुझे ऐसा लगता है आज जो हम कीमत देख रहे हैं वो काफी तक जो फेड का मूवमेंट है या फेड का मूवमेंट हो सकता है आने वाले 2 महीने में, उसको बाजार फैक्टर इन कर चुका है। चूंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, अमेरिका सबसे बड़ा, बहुत बड़े, दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है, और कुल मिलाकर के तेल की जो कीमत दुनिया में होती है, जो ज्यादातर डॉलर में नापी जाती है, उस पे अमेरिका का दबदबा बहुत होता है, बाजार के स्तर पे भी और राजनीति के स्तर पे भी, क्योंकि तेल भूलना नहीं चाहिए, तेल 90% राजनीति होती है। तो लेकिन फेड का होगा, लेकिन मुझे लगता है अभी आज की तारीख में तो लगता है मैं मार्केट उसको काफी हद तक एब्जॉर्ब कर चुकी है, फैक्टर इन कर चुकी है, और उसको लेकर के ही आगे बढ़ रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका में शेल वगैरह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होती है। अगर कीमत जो है वो 60 से नीचे जाती है तो वहां पे शेल का जो इकोनॉमिक्स है वो गड़बड़ा जाता है, और कई वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। जो खासतौर से शेल, वहां पे कॉटेज इंडस्ट्री है, शेल ऑयल कॉटेज इंडस्ट्री है, तो उनको जो वो अफोर्ड सस्टेन नहीं कर पाते हैं। और जबकि रूस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $5 से कम है, सऊदी अरब में $5 पर बैरल से कम है, कुछ और देशों में $5 बैरल से कम है, तो कम भी होती है तो उनका मार्जिन फिर भी कोई ज्यादा कम नहीं होता है। तो ये सब फैक्टर को जब हम देखते हैं तो मुझे नजर आता है फैक्टर है, लेकिन फिलहाल वो मार्केट जो है उसको एब्जॉर्ब कर चुकी है। ओके चलिए, शुक्रिया तनेजा जी इस कच्चे तेल पर और तमाम फंडामेंटल्स पर अपने व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। भूपेश शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी लेते हैं व्यू। भूपेश, आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल के प्राइसेस को? कोई ट्रेडिंग व्यू है या अवॉइड कर रहे हैं? क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं कच्चे तेल पर? जी नमस्कार दीपाली जी। अगर बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में मुझे लगता है कि बाजार अभी भी एक दायरे में बने रहना चाहिए। 5,250 से लेकर 5,550 ये दायरा रहना चाहिए। अगर इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो 5,330 के आसपास कहीं भी मिलता है, या करंट भाव पर जो एग्रेसिव बायर हैं वो अभी भी खरीद सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 5,270 के नीचे का रहेगा। अपसाइड में 5,410 और 5,450 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके चलिए, तो बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन अब बात करते हैं कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। तो पहले तो भूपेश बताइए, कुछ एग्री नॉन एग्री पैक्ट से ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? जी बिल्कुल। अगर नॉन एग्री की बात करें तो सिल्वर वायदा में खरीदारी की सलाह रहेगी 1,48,800 के दाम पर करंट भाव, और मैं कहूंगा कि इसमें खरीदारी करके इसका स्टॉप लॉस 1,48,200 के नीचे का लगाएं। अपसाइड में 1,49,500, 1,50, 200 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं दूसरी कमोडिटी एग्री तरफ से रहेगी कॉटन सीड ऑयल के में खरीदारी की सलाह रहेगी 2,950 के आसपास, जिसका स्टॉप लॉस 2,920 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो 2,985 और 3,020 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके तो ये रहा ट्रेडिंग व्यू आपके लिए। लेकिन एक बार एनर्जी पैक पर तो हम चर्चा कर ही रहे थे। नेशनल गैस के भाव और आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर वापस स्पर्ट देखने को मिला है। 4-4.5% ऊपर भाव हमने जाते हुए देखा, और इस समय 4% की तेजी के साथ 361 पर ट्रेड करा है। वैसे भी ये जो नवंबर दिसंबर मंथ्स होते हैं, वैसे भी प्राइस एक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं कच्चे तेल के लिए, जब डिमांड नेशनल गैस की बढ़ती हुई दिखाई देती है। नेशनल गैस को लेकर एग्जिस्टिंग लेवल्स पर क्या व्यू है आपका भूपेश? आज की बात करें तो आज एक बाजार गैप के साथ ओपन हुआ है, और मुझे लगता है कि जब बाजार गैप के साथ, क्लियरली गैप के साथ ओपन होते हैं, वो एक ट्रेंडिंग डे रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि बाजार में कहीं भी कोई गिरावट आती है 358 या 357 के आसपास, कहीं भी 3-4 रुपए की गिरावट आती है, तो यहाँ पर 350 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसके लक्ष्य 366 और 371 के संभावित रहेंगे। ओके
तो ये बात हुई नेशनल गैस की, अभी भी 4% ऊपर प्राइसेस कर रहे ट्रेड। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और स्ट्रैटेजीज पर करेंगे चर्चा, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप पर। बात करेंगे पाम तेल की। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच डील से पाम ऑयल की कीमतें 3 महीने के निचले स्तरों पर आ गई हैं और इसका भारत पर कितना असर पड़ेगा, इसी पर बातचीत करते हैं। सनरन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो करीब 3 महीने के लोअर लेवल्स पर हमने कीमतें देखी हैं। मलेशिया में 4250 रिंगिट के नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रही हैं। अमेरिका चीन में जो पोटेंशियल ट्रूस की बातें चल रही हैं, ये बहुत सेंसिटिव है, ना ही सिर्फ बुलियंस के लिए या एनर्जी पैक के लिए, बल्कि एग्री कमोडिटीज के लिए, स्पेशली ऑयल पैक के लिए भी। अगर जो औपचारिक बातचीत डील पर अभी चल रही है, लेकिन जिस तरीके से पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता है, क्या इम्पैक्ट आप फर्दर देखते हैं पाम ऑयल के प्राइसेस पर? दीपाली जी नमस्कार, आपको भी और सब व्यूअर्स को भी। देखिए, जो कल समिट हुआ और ट्रम्प साहब ने उसका नाम दिया G2, ये नया डेफिनेशन करने की शुरुआत हुई है। मतलब वर्ल्ड में जैसे G20 है और G7, G8 और अभी G2, मतलब वर्ल्ड में 2 बड़े पावर्स हैं, यूएस और चाइना, ये बताने का मतलब था। एंड एनीवे ठीक है, अब वो समिट हो गया, बात हो गई। देखिए, इसमें तो हाथ चाइना का ऊपर रहा, अमेरिका का नीचे रहा, बिकॉज अमेरिका बहुत डेस्परेट था कि चाइना किस तरह से उनका सोयाबीन खरीदे, बिकॉज किसानों की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी अमेरिका में। ट्रम्प पे प्रेशर बहुत आ रहा था, उसके वोट्स भी बहुत मिडवेस्ट एरिया से थे जहाँ सोयाबीन मेनली ग्रो होता है। और चाइना ने अभी ये उनका सीजन जो शुरू हुआ है उसमें टाइम कुछ 2 महीना तो निकल गया है, तो चाइना ने बोला ठीक है 12 मिलियन आपसे खरीदेंगे हम ये साल, और अगले 3 साल में हर साल 24 मिलियन सोयाबीन आप सीड आपसे खरीदेंगे। लेकिन देखिए, अब जब वो यूएस से खरीदेंगे तो वो ब्राजील अर्जेंटीना से नहीं खरीदेंगे। वर्ल्ड में बास्केट तो एक ही है, सोयाबीन की बास्केट, जो अमेरिका और साउथ अमेरिका में है। और वो सोयाबीन की बास्केट में अमेरिका का प्रोडक्शन 115-20 मिलियन का है, ब्राजील का प्रोडक्शन 165-70 मिलियन का है, और अर्जेंटीना का प्रोडक्शन 50-52 मिलियन का है, और चाइना का इंपोर्ट जो है 100-105 मिलियन का है। तो वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ओरिजिन जो चाइना कर रहा है, उससे वर्ल्ड मार्केट में कोई टेक्निकली असर नहीं पड़ेगा, सप्लाई डिमांड सेम रहेगा। सिर्फ यूएस फार्मर को थोड़ा बेटर प्राइस मिलेगा, जो अभी बहुत डिप्रेस्ड है, और ब्राजील या अर्जेंटीना के फार्मर को जो सोयाबीन चाइना वहां से पूरा खरीद रहा था, थोड़ा कम प्राइस मिलेगा। उतना फर्क जरूर पड़ेगा। जहां तक सवाल है पाम ऑयल का, अब पाम ऑयल जो आप देख रहे हैं इतना नीचे स्तर पे अभी जो चल रहा है, बेसिकली बात ये हुई है कि अभी दिवाली के पास में, और ये साल दिवाली की डिमांड जैसी महसूस ही नहीं हुई। सब ऑयल वालों को जिसको भी बात करो, सब कह रहे हैं कि भाई दिवाली की जो रेगुलर तरह की डिमांड होती थी, ये साल वो डिमांड ही नहीं, मिसिंग थी। उसके बाद तो और स्लो डाउन होना था। तो वो अभी वहाँ पाम का माहौल जो है कि वहाँ स्टॉक्स हैं उनके पास में। लास्ट जो स्टॉक रिपोर्ट एमपीओबी की भी आई थी, उसमें देखा था स्टॉक थोड़े बड़े हैं, लेकिन उतना डिमांड नहीं मिलती है डेस्टिनेशंस में, तो उसको लेके फिर वहां तो दाम घटाए बगैर कोई रास्ता नहीं है। बीच में सोयाबीन ऑयल इतना कॉम्पिटिटिव हो गया था कि इंडिया बहुत तरीके से सोयाबीन खरीद रहा था, पाम को इग्नोर कर रहा था। तो अब पाम ने चाहा कि भैया वो थोड़ा सा अपने आप को रैशनलाइज करे, थोड़ा कीमत नीचे लाए। जो ऊपर में वो 1165-70 डॉलर बोल रहे थे, वो अभी कीमत आ गई, आप समझ के 1115-20 डॉलर पे सीएनएफ इंडिया सीपीओ की। उसी तरह से देखो तो सोयाबीन ऑयल की भी कीमत है जो 1190-1200 डॉलर हो गई थी, वो 1150 डॉलर आ गई नियर बाई की। और फॉरवर्ड की कीमतें हम देखें तो पाम में तो फॉरवर्ड में थोड़ा कीमत बढ़ रही है। आज नवंबर दिसंबर की कीमतें उससे जनवरी फरवरी की मार्च कीमत $15 ऊपर है। लेकिन सोयाबीन में आज जो हमारी रेडी की कीमतें हैं नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी की $1150 की, वो अप्रैल मई जून जुलाई का वो काम हो रहा है 1088-90 में। तो वो फॉरवर्ड में जैसे ही साउथ अमेरिका का क्रॉप आएगा फरवरी के बाद, तो वो और डिक्लाइन दिखा रही है। तो सब घूम फिर के बात ये है कि वेज ऑयल में जो एक अच्छा तेजी का माहौल था महीने भर पहले, वो अब माहौल में थोड़ा डेंट हो गया है, और अभी थोड़ा सप्लाई साइड हेवी है, और उस कारण से वो डिमांड को चेज कर रहा है। बट हर चीज का एक लिमिट होती है। अभी जितना मार्केट गिर चुका है $50-70, $80, अब इसमें $10-20 के बियॉन्ड और कुछ बचा नहीं है। मार्केट उसके बाद स्टेबलाइज होगा, उसके बाद बहुत अच्छी डिमांड निकलेगी वर्ल्ड ओवर। फिर आई थिंक पाम और सोया ऑयल का लोग स्टॉक करना शुरू करेंगे। रिक्वायरमेंट नॉट ओनली नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च की भी खरीदना शुरू करेंगे। ये माहौल ओवरऑल लग रहा है। तीसरा तेल है सनफ्लावर, जो हम इंपोर्ट करते हैं बड़ी क्वांटिटी में। ये साल सनफ्लावर का क्रॉप कम है। ये साल हम देख रहे हैं यूक्रेन में जो इनिशियल क्रॉप बोल रहे थे 13.5 मिलियन, फिर 12.5, फिर 11.5, अब कह रहे हैं वो 10 मिलियन, 10 के ऊपर नहीं होगा। तो वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट और अभी एक्सेस बारिश, उससे वहां भी क्रॉप को डैमेज हुआ है। वैसे रशिया में भी जो इनिशियल बात हो रही थी 19 मिलियन की, वो भी बात आ गई है 17 मिलियन पे। तो सनफ्लावर का वर्ल्ड में क्रॉप कम हुआ रहा है, उस कारण से सनफ्लावर एक डीलिंग कर गया है पाम और सोया से।
और सनफ्लावर की कीमत चल रही है $1330-40, जो आप समझ के चलिए आज के रेडी सोया से $200 मतलब $170-80 ऊपर चल रही है, पाम से भी $170-80-90 ऊपर चल रही है। बिकॉज उसका सप्लाई रैशनलाइज है, सप्लाई ज्यादा नहीं है, तो वो पाँव ऊंचा करके डिमांड को रैशनलाइज करना चाहते हैं। तो इंडिया का जो सनफ्लावर का इंपोर्ट होता था, हमने 35 लाख टन का इंपोर्ट किया था पिछले साल में, वो ये साल हमें नहीं लग रहा है कि 26-27 लाख टन के ऊपर होगा सनफ्लावर का। बट सोया का इंपोर्ट हमारा ये साल बढ़ेगा। ये साल हमारा सोया का इंपोर्ट 52 से 54 लाख टन होगा। वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। वर्ल्ड में जितना सोयाबीन एक्सपोर्ट होता है वो 90 से 95 लाख टन का होता है, और आप समझो उसमें से 50 से 55 लाख इंडिया खरीदेगा। मतलब सोयाबीन का इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट बायर है ऑयल का। जैसे चाइना जो सोया सीड का वर्ल्ड लार्जेस्ट बायर है, और 105 मिलियन टन चाइना सोया सीड खरीदता है, और चाइना की तूती बचती है जहां तक सोया सीड का भाव है वर्ल्ड में। उस तरह से सोया ऑयल के भाव के लिए इंडिया वर्ल्ड का प्राइस मेकर है, और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है सोया ऑयल का, जो मोर देन आप समझ के चलिए 55% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट सोयाबीन का ऑयल का वो इंडिया खरीदता है। तो वो हमारी अहमियत है इस चीज में। तो आई थिंक बट ओवरऑल वेज ऑयल बास्केट अच्छी है, इंपोर्ट इंडिया का अच्छा रोबस्ट है, और कंज्यूमर को फायदा हो रहा है। हर जगह पे हर पोर्ट में तेल चाहिए उतना अवेलेबल है, टंकियां लवालब भरी है। दिवाली में भी उसको बहुत तेल मिला है रीजनेबल रेटों में, और अभी भी मिल रहा है। तो आई थिंक वेज ऑयल में सिचुएशन कंफर्टेबल है। सिर्फ प्रॉब्लम है इंडिया में किसानों का, कि अभी जो सोयाबीन की फसल जो मार्केट में आ रही है, और वो फसल में जो किसानों को दाम मिल रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में तो भावांतर लगा है, तो वो प्राइस डिफरेंस गवर्नमेंट चुकाने की बात की है कि भैया जो मार्केट प्राइस बिक रही है और जो एमएसपी हमने आपको बोली है उसका जो डिफरेंस होगा, उसका एक कोई फॉर्मूला बनाया है 15 दिन का एवरेज प्राइस का, उस हिसाब से हम आपको चुकता करेंगे। वो अच्छा स्कीम है। उससे ट्रेड फ्लो बना रहता है, किसान माल बेचता रहता है, अननेसेसरी गवर्नमेंट के गोडाउनों में माल नहीं जाता है, वहाँ स्टोरेज इंटरेस्ट का खर्चा, फिर कोई सड़ गल गया उसका खर्चा, वो झमेला नहीं होता है। मार्केट में प्रोसेसर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, और किसान को जो डिफरेंस है मार्केट प्राइस और एमएसपी का, वो उसके अकाउंट में चले जाता है। ये बहुत अच्छी प्राग्मेटिक स्कीम, वो मध्य प्रदेश में, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। आपको देखिए स्कीम बनाते हैं तो पूरे इंडिया में वो एक ही स्कीम चलानी चाहिए। अब एक स्टेट में बिल्कुल, तो किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जरूर कंसिडर करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, लेकिन कंज्यूमर्स को फायदा हो रहा है। डिमांड इंक्रीज यहाँ से फर्दर होते हुए दिखाई देगी। और संदीप जी ने इनफैक्ट ना सिर्फ पाम ऑयल बल्कि सनफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल, सभी पर्सपेक्टिव से बताया क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, घरेलू बाजार में किस तरीके के इंपोर्ट्स हैं, क्या सिचुएशन रह सकती है, प्राइसेस किस डायरेक्शन रह सकते हैं। थैंक यू संदीप जी शो में आने के लिए, और एक ही जवाब में आपने सारा कुछ पिक्चर क्लियर कर दी क्या हो रहा है एडिबल ऑयल पैक में। लेकिन इतना जरूर है कि ग्लोबल मार्केट्स में पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में जो वॉलेटिलिटी है वो शायद परसिस्ट करते हुए दिखाई देगी, लेकिन इंडियन मार्केट्स में कंज्यूमर हो या फिर इंपोर्ट्स हो वो हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। चलिए, शुक्रिया भूपेश आपका भी इस शो में आने के लिए और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।